सुनो सरकार जी अर्ज हमारी कर दो बेड़ा पार। सुनो सरकार जी अर्ज हमारी कर दो बेड़ा पार। अब की खोलो ऐसा पिटारा हो जाए जय जयकार। अब की खोलो ऐसा पिटारा हो जाए जय जयकार। सुनो सरकार जी अर्ज हमारी कर दो बेड़ा पार। विकास दर में हो इजाफा, तरक्की का बढ़ जाए ग्राफा। विकास दर में हो इजाफा, तरक्की का बढ़ जाए ग्राफा। रुपये से पिटे डॉलर, दुनिया में चले इंडिया का सिक्का। सुनो सरकार जी अर्ज हमारी कर दो बेड़ा पार। संभाव का हो ये साल साल, कम भाव का हो ये साल साल, प्रभाव का हो ये साल साल, प्रभाव का हो हर साल साल। संभाव का हो ये साल साल, कम भाव का हो ये साल साल, प्रभाव का हो ये साल साल, प्रभाव का हो हर साल साल। किचन में ही लेडीज का ज्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, और किचन की चीजें सस्ती हो तो लेडीज सबसे ज्यादा खुशी उससे होंगी कि हर चीज, नहीं तो दालें महंगी हैं, हर चीज महंगी है। जो भी गैस सिलेंडर का रेट है उसको कम कीजिए। पेट्रोल का कहीं पर भी नहीं जा सकते। ऑटो रेट कितना बढ़ चुके हैं कि हम बसों को हमें सफर करना पड़ रहा है। बजट आने से पहले ही सारे रेट बढ़ा देते हैं। हर महीने जो महंगाई बढ़ रही है। अब पर जो बजट आएगी तो महंगाई करेंगे, ये तो सस्ता तो करने से रहे। सब में घाटा ही दिखा सकते हैं, मुनाफा कहीं नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुनाफा तो दबा देते हैं। आज बात बजट में आधी आबादी के हक की, यानी जेंडर बजटिंग। ये शब्द बीते 2-3 दशकों में दुनिया के पटल पर उभरा। इसके जरिए सरकारी योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। उद्देश्य है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की विकास की खाई पाटी जाए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 1980 के दशक में पहली बार जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई, और इस समय भारत समेत दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में जेंडर बजटिंग होती है। भारत में औपचारिक तौर पर 1997-98 के बजट में इसे पेश किया गया। बजट 2012-13 में जेंडर बजटिंग के तहत 42,521 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये बजट का कुल 2.85% हिस्सा था। इसके पिछले साल यानी 2011-12 में जेंडर बजट के तहत 37,432 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये कुल बजट का 2.98% हिस्सा था। ये रकम महिलाओं के विकास संबंधी तमाम योजनाओं पर खर्च की जाती है। इसके लिए आज की तारीख में 50 से ज्यादा मंत्रालय और विभाग जेंडर बजटिंग पर काम कर रहे हैं। हालांकि भारत में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। भारत की आबादी में 48% हिस्सा रखने वाली आधी आबादी के सामने यही बड़ा सवाल है कि इस बार के बजट में उसे कितना हिस्सा मिलेगा। हालांकि सच ये भी है कि महिलाओं का सीधा वास्ता घर के बजट से होता है, लिहाजा उनकी निगाहें वित्त मंत्री के बजट में महंगाई से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा होती है। सहारा न्यूज ब्यूरो। सहारा प्रणाम। प्रभाव 2013 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम और आज प्रभाव में
बात उस प्रभाव की जिसकी वजह से हमारा आपका वजूद है, जिसकी वजह से हम आप आज अस्तित्व में हैं जी, और वो जो हर दूसरे रूप में भी हमारे आसपास मौजूद है, हमारी आधी आबादी, महिलाएं हमारी देश की, और उनके लिए बजट में प्रावधान। और ये दोनों तरह से दरअसल इफेक्ट होता है, दोनों तरह का प्रभाव इस पर पड़ता है। एक, महिलाओं के लिए बजट में अलग से ऐसे क्या प्रावधान किए जाते हैं जिससे जो गैर बराबरी है, और वो गैर बराबरी नंबर से ही शुरू हो जाती है। 1000 पुरुषों के मुकाबले 948 के आसपास महिलाएं जी, 52:48 ये रेशियो, यहीं से शुरू हो जाता है वो गैर बराबरी का नजरिया जो समाज के फिर हर दूसरे रूप में परिलक्षित होता है। बच्ची को बड़ा करने या उसके मुकाबले दूसरे बच्चों को बड़ा करने में, उन्हें शिक्षा देने में, उनके स्वास्थ्य पर खर्च करने के मसले पर, और आगे के तमाम वो दूसरे पहलू जो जीवन में जिनसे हम दो चार होते हैं। महिलाओं के लिए ये गैर बराबरी समाज में खत्म हो, इसके लिए क्या बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं? क्या वो पर्याप्त प्रावधान होते हैं और उनसे कोई ऐसा प्रभाव सामने दिखाई देता है जो अपलिफ्टमेंट के हिसाब से टेंजिबल हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो? दूसरा, क्योंकि घर और किचन का बजट आज भी ज्यादातर महिलाएं ही देख रही हैं और इससे वो प्रभावित होती हैं, लेकिन क्या मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि महिलाओं की सोच भी उसमें परिलक्षित हो? क्या ये देखा जाता है कि सब्सिडीज लगाते समय, उसको वहां लागू करते समय, उसको हटाते समय महिलाओं की सोच क्या है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रभाव 2013 में आज इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अलका लांबा जी, कांग्रेस की नेता हैं और महिलाओं के संदर्भ में जो भी विषय होते हैं उन पर आप उनकी आवाज पुरजोर तरीके से सुनते रहे हैं। कैप्टन अनुभा राठौर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश रफरिया जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, यहां हमारे साथ होंगे। मुंबई से भारतीय जनता पार्टी की नेता साइना एनसी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। इसके अलावा दो और खास मेहमान हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमारा संपर्क उनके साथ हो जाएगा हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। दरअसल रंजना कुमारी जी का हमें इंतजार है, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, और कविता कृष्णन जी महासचिव हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे मैं करा चुका हूं, उन सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल यही, जेंडर बजटिंग, ये एक टर्म है, बहुत सारे लोग इससे परिचित हैं और कई लोगों के लिए नई बात होगी। ऐसे प्रावधान किया जाना बजट बनाने की प्रोसेस के दौरान जिससे महिलाओं के विकास के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए योजनाएं शुरू हो सकें और जो महिला और पुरुष के बीच में गैर बराबरी है समाज में उसको खत्म किया जा सके। जेंडर बजटिंग भारतीय संदर्भ में राजेश जी से चर्चा की शुरुआत करें। राजेश जी, ये कहां है और ये कितनी सार्थक हुई है अभी तक? देखिए, जेंडर बजटिंग का सीधा सा मतलब है कि जो भी हम पॉलिसी स्टेटमेंट करते हैं वो हमारे बजटरी डॉक्यूमेंट में या फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें कैसे ट्रांसलेट होते हैं, तब्दील होते हैं। ये एक नई अवधारणा है और जिसके थ्रू हम अपने विकास की और उसके प्रतिफल की भी समीक्षा करते हैं जी। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये अभी नूतन प्रक्रिया है, 2005-6 या उसके बाद शुरू हुई है। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट ने एक नई दृष्टि तो दी, लेकिन उसमें क्या वास्तविक पहल हो पाई? जो मैं देख पा रहा हूँ सारी चीजों को, ये सिंपल आई वाश है, इसमें सिंपल आंकड़े इकट्ठे करके रख दिए गए हैं और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला है। इवन कई बार एलोकेशन होता है, उसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट भी नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट ये भी बताने को राजी नहीं है कि उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू का मतलब हो गया रख रखाव और सैलरी में सारे पैसे निकल गए, या कुछ हिस्सा तो नई चीजें पैदा करनी है, बनानी है, स्कूल हैं लड़कियों के लिए या आदि आदि, उन पर खर्च हो रहा है कि नहीं। लेकिन टोटल जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपने बजटिंग कर दी, उसकी डिलीवरी हुई या नहीं, और डिलीवरी हुई तो नेट आउटकम हमको मिला कि नहीं। अब इस एंगल से देखें तो मुझे लगता है कि हमारे सारे प्रयास अभी तक कोई खास छाप अभी तक जो ज्यादा से ज्यादा प्रावधान की बात हो रही है वो 37,000 कुछ करोड़ रुपए का प्रावधान है ओवरऑल बजट में। अलका लांबा जी, ये कितनी सार्थक बात है? क्या इसमें ये बात समझी जा सकती है, क्योंकि ये शुरुआत ही है अभी जेंडर बजटिंग के हिसाब से हमारे प्रोविजंस में, क्या ये माना जा सकता है कि हो सकता है शुरुआत में उतना ध्यान नहीं दिया गया या उतना ये अचीव नहीं कर पाया, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है जो बाद में रिजल्ट यील्ड करेगी?
देखिए, मैं बहुत आशावादी हूँ इस चीज को लेकर कि एक शुरुआत तो हुई कम से कम, और बिल्कुल जैसा कहा, कमियां रहती हैं, बहुत कुछ होता है। हर साल दर साल जब बजट आता तो पिछले बजट की से तुलना की जाती है कि कहां हम लोग जो उसका परिणाम है, जो अच्छे परिणाम देने में कहां कमी रही। जैसे आपने कहा, रिजल्ट नहीं दे पाए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा, कहीं पर बजट इस्तेमाल ही पूरी तरीके से नहीं किया गया। तो ये सब चीजें, पर मुझे ये लगता है इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना कि जेंडर बजटिंग जो है, मुझे लग रहा है जैसे बताया आपने कि 80 से ज्यादा देशों में 90s में शुरू होकर हमने अभी कुछ सालों में इस पे सोचना और इस पे बजट देना शुरुआत किया। तो मुझे लगता है एक शुरुआत है, समय के साथ मुझे लगता है इसमें जरूर बदलाव और चुनौतियां देखते हुए इसका फायदा शाइना एनसीजी भी हमारे साथ जुड़ रही है। अलका जी, आइए उनका नजरिया भी लें। शाइना, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहां जहां पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, जहां वो फ्रेमवर्क बनता है, वहां रिप्रेजेंटेशन कितना है ऐसे लोगों का जो वाकई महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दों के संदर्भ में कंसर्न रखते हो और उससे जुड़ी हुई वैसी पॉलिसीज जो टारगेट ओरिएंटेड हो उसको बनाने में ध्यान देते हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हर एक पद में महिला आरक्षण होने की आवश्यकता है, क्योंकि तब एक महिला की जो पर्सपेक्टिव है आपके सामने पेश होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि टैक्स स्लैब जो है वो 3.5 to 4 लाख तक होना ही चाहिए महिलाओं के लिए। आज एक महिला क्या चाहती है? वो चाहती है कि वो शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। शिक्षित, खैर हम गवर्नमेंट के ऊपर ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर एक महिला को शिक्षा का जो प्राइमरी एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर, लेकिन इंसेंटिव्स जब वो हायर स्टडीज़ करना चाहती है, स्पेशल स्टडीज़ करना चाहती है, लोन लेना चाहती है, तो उस माध्यम से। सुरक्षित, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जहां हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हादसे, अत्याचार, शोषण होता है महिलाओं के साथ, तो वो मुझे लगता है एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो एक तरफ आप देखते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, प्राइस राइज इतना बढ़ चुका है कि एक महिला जो जॉब करती है वो आत्मनिर्भर होना भी चाहती है, तो महंगाई जो है। तो आपने 3 बातों का मुख्य रूप से उल्लेख किया, वो सुरक्षित हो, वो शिक्षित हो और आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए प्रावधान होने चाहिए। और क्योंकि बजट में जो एलोकेशंस हैं वो इस बात को एम्पावर कर सकते हैं, उन स्कीम्स को मजबूत बना सकते हैं जो इस लिहाज से कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन अनुभा जी, ये स्कीम्स की जहां तक बात है, योजनाएं, वो तो जाहिर है इस देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनके ऊपर समान रूप से लागू हैं और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हैं जी। फिर ये ऐसा क्यों हुआ कि महिलाओं के लिए हमको अलग से एलोकेशंस, उनके लिए अलग से व्यवस्था और प्रावधानों की बात करनी पड़ रही है? क्या इसके लिए हमारा नजरिया जिम्मेदार नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके लिए जरूर हमारा नजरिया जिम्मेदार है। आप देखेंगे 2005-2006 में ये जो जेंडर बजटिंग हुई, उसका आप देखें तो अभी तक कोई भी फंड अलॉटमेंट या फंड एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अभी अगर हम देखें, महिला की सुरक्षा, सेहत और सेवा, तीनों में बहुत सारी कमियां हैं जो कि हो सकता है पेपर पे हो, पर एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो हमें इस बजट पे इन चीजों पे बेहद ध्यान देना जरूरी है। स्कीम ऐसी जिसमें कोई फिजिकल टारगेट हो और वो कब तक में अचीव किया जाएगा, इसको लेके एक टाइम फ्रेम हो और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग हो और उसका ऑडिट किया जाए और देखा जाए कि इसका असर कितना हुआ। इस हिसाब से रंजना जी, पॉलिसीज के हिसाब से, उनको लागू करने के हिसाब से और ये देखने के हिसाब से, उनको एवेल्युएट करने के हिसाब से कि इसका कितना असर हुआ, हम कहां पर हैं? रंजना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? रंजना कुमारी जी भाई अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, उनको आवाज हमारी नहीं जा रही है। जैसे ये मुमकिन होता हम उनके पास चलेंगे। अलका जी। नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपने कहा जब सेंटर एक बजट लाता है तो उसका बहुत सा बजट जब राज्यों को दिया जाता है तो बहुत निर्भर करता है राज्य सरकारों के ऊपर कि वो जो बजट उन्हें जिस काम के लिए दिया गया है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से किया जा रहा नहीं। तो मुझे लगता है जब बजट के बाद, बजट के कुछ समय के बाद फायदे और नुकसान को जब नापते तोलते हैं तो मुझे लगता है इसमें राज्य सरकारों की गंभीरता जो है वो बहुत बड़ा जो है एक प्रश्न हमारे सामने छोड़ती है। महिलाओं की स्वास्थ्य का अभी प्रश्न उठाया, बहुत सी महिलाएं आज भी कुपोषण की शिकार है। मुझे राजेश जी यहाँ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आपने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, सेंटर से फंड जाता है, जिम्मेदारी है, इस बात को मान लिया। स्टेट भी जेंडर बजटिंग कर रहा है, सेंटर भी कर रहा है, ठीक है।
आपने आंकड़ा देखा अभी 47,000 करोड़, कभी 33,000 करोड़ आदि आदि देते हैं। मैं आपसे सिंपल एक सवाल करना चाहता हूं कि हम एक तरफ तो दे रहे हैं, दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसियों के सारे हम उनसे छीन रहे हैं। एलपीजी का डिसीजन है जिसकी जो सब्सिडी घटी है वो स्वयं गवर्नमेंट कह रही है कि हमें 9,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी, पहले 40-45,000 करोड़। आपका टोटल बजट है जो जेंडर बजटिंग का है वो 43,000 करोड़ है। सिंपल गवर्नमेंट ने एक एलपीजी के सारे वो सारी सुविधाएं दी थी या लाभ दिए थे वो एक स्ट्रोक में वापस कर लिए। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ती है, एक्साइज ड्यूटी को आप बढ़ा देते हैं, कस्टम ड्यूटी को आप बढ़ा देते हैं, आप दे कम रहे हैं महिलाओं को खास तौर से और उनसे ले ज्यादा रहे हैं। पूरा मॉडल जो है तो आप बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगी? बिल्कुल देखिए, अगर हम ले रहे हैं, सरकार अगर लेती है जिस तरह से आपने बताया, लेकिन वो लेने के बाद वो कहाँ करती है? वो तिजोरी में रख के ताला नहीं लगाती, उसे विकास के उसमें कामों में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जहां तक आपने कहा, हाँ नहीं मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा सब्सिडी, अब कैश सब्सिडी की जो बात है, जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जो उसका हक है, जो सब्सिडी का फायदा वो नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए कैश सब्सिडी जैसी स्कीमें कि डायरेक्ट उसके बैंकों में जाए, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसकी चिंता थी, इसीलिए इस तरह की योजनाएं और स्कीमें लाई जा रही है। सवाल ये था, सवाल ये था कि जितने प्रावधान किए जाते हैं उसके जरिए जितने पैसे उन तक पहुंचाने की व्यवस्था होती है, उससे ज्यादा तो दूसरे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो तरीके होते हैं उनसे ले लिए जाते हैं। आपसे हम इसका जवाब लेंगे। रंजना जी हमारे साथ जुड़ रही है, रंजना जी हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना जी, पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करने के हिसाब से और वक्त वक्त पर उसको ये देखने के हिसाब से कि जो पॉलिसी लागू की गई थी इसका हासिल क्या हुआ, इस मामले में हम कहां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिसी बनी थी कि जेंडर बजटिंग होगी, तो जेंडर बजटिंग में पॉलिसी ये थी कि हर विभाग में, सरकार के हर मंत्रालय में एक जेंडर बजटिंग का सेल बनाया गया और ये तय हुआ था कि हर मंत्रालय का कुछ खर्च का हिस्सा महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। तो दो तरह से लाभ होता है, एक तो महिला मंत्रालय की तरफ से, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि महिला मंत्रालय का जो बजट है उसमें महिला वाला हिस्सा तो कुल होता है 20% और बच्चों वाला हिस्सा होता है 80%। और इस बार क्या हुआ है कि जो 11,000 करोड़ का बजट था, जिसके बाद जो पिछली बार मिला था सरकार को मिला था महिलाओं के प्रति जो कार्यक्रम है, स्कीम है, उसमें भी 2,000 करोड़ की कटौती कर दी गई, तो वो कुल मिला के 9,000। हम लोग प्लानिंग कमीशन में मिले थे, वहां के जो मेंबर हैं और जो महिला का विभाग देखती हैं प्लानिंग कमीशन में, तो हम लोगों ने वहां बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महिला विभाग की तरफ से बजट ही 7,000 करोड़ का आया था। इसका मतलब कि महिला विभाग ने पैसा मांगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के बीच में कुछ अक्षमता है, जिसकी वजह से कि महिलाओं पर जरूरत जब खर्च करने की जहां पर है वहां नहीं हो रहा। महिला संगठनों की तरफ से 1,158 करोड़ रुपए का हमने बजट मांगा, जो हम लोगों ने महिला मंत्री से भी मांगा, प्लानिंग कमीशन से भी मांगा और फाइनेंस मिनिस्टर तो हम लोग से मिले ही नहीं। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग से मिलकर हम लोग की बात सुन ले। तो रंजना कुमारी जी कह रही है कि वो जिनके हाथों में महिला बाल विकास मंत्रालय का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि उनके ऊपर, जिनके ऊपर इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने तो पैसों की मांग ही नहीं की। 7,000 करोड़ उन्होंने मांगे और अगर 9,000 करोड़ उनको मिल रहे हैं तो यह भी कहा जाएगा ना कि हम तो वैसे ही आपको ज्यादा दे रहे हैं, कटौती हुई तो क्या हुआ। अब ये जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं ये क्या खर्च होते हैं, और खर्च होते हैं तो क्या इससे टारगेट अचीव होता है? एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। स्कूल्स एंड इनमें ज़्यादा बजट एलोकेट करना चाहिए फॉर गर्ल्स एजुकेशन के लिए। तो यही लगता है कि क्योंकि इस बार चुनाव भी आने वाला है तो बजट हो सकता है कि काफ़ी हम लोगों के फेवर में हो, पर यह है कि हम हर बार देखते चुनाव आने वाला होता है, बजट हमारे फेवर में होता है, उसके बाद बदल जाता है।
कुछ बातें जो धरातल पर हम चीजें देख रहे हैं उसको देखते हुए समझ में आती नहीं है। उनकी तरफ हम जाएं उससे पहले महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है, उसको सुधारने के लिए बजट में क्या खास प्रावधान किए हैं। सवाल कि 1996-97 से लेकर अब तक क्या कुछ नया किया गया बजट प्रस्तावों में, कोई उपलब्धि अभी तक हासिल हुई है क्या? और दूसरे ये जो कहा जा रहा है कि जेंडर बजटिंग में 30% एलोकेशन, ये क्या है राजेश जी, इसको समझाइए जरा। देखिए, एक तो वो योजनाएं हैं जिसमें 100% जो फंड होता है वो महिला कल्याण और वेलफेयर के लिए यूज होता है। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें जो बजट एलोकेट किया जाता है उसका 30% बजट जो है वो ये महिलाओं के लिए होता है। मैं एक रूपक के माध्यम से बताना चाहूँगा ये कितना बड़ा एक झंझट है, जब मैं आदिवासी कहूँगा इसको, कि मान लीजिए एक सड़क गांव में बनी है, उस पर 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उस पर महिला चलती है, तो उसका 30% आप ये मान लीजिए वो महिला बजटिंग में आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रोविजन है, जहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं यदि इस प्रकार से हम एलोकेशन करते हैं उसका कोई फायदा महिलाओं तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि हमारा जो नजरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिया हो, चाहे डीएम बैठा हो, चाहे तहसीलदार बैठा हो, जब खर्च करने की बारी आती है तो महिलाओं के कल्याण की जो योजनाएं होती हैं खासतौर से गाँवों में वो रुक जाती हैं और इधर उधर हो जाती है। तो 30% एलोकेशन का मामला खत्म होना चाहिए, 100% पे ही रहना चाहिए। चाइना, क्या आपको ये लगता है कि ये जो बातें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये सुनने में अच्छे लगते हैं, जेंडर बजटिंग और ये सब, लेकिन ये इसमें शायद ज्यादा वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला फील गुड ज्यादा है, इसका हासिल कम है धरातल पर? बिल्कुल, बहुत मर्तबा हमने देखा है कि जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में जो पर्कुलेट नहीं होता है नीचे तक, तो क्या फ़ायदा है। मैं आपके सामने सिर्फ 3 पॉइंट पेश करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास का, तो वहाँ महिला को क्या योगदान होगा। जो आप कहें कि हम 12 LPG गैस सिलेंडर सब्सिडाइज करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। जब आप मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा। जब आप कहेंगे कि होम लोन्स समझ लीजिए आपको 3.5 लाख का एग्जेप्शन मिले, तो एक जो ख्वाब है कि हर एक महिला को एक घर चाहिए, तो वो शायद मुमकिन हो सकता है। जब हम अपर मिडिल क्लास की बात करते हैं जिसमें सो कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग या एंटरप्रेन्योर्स हैं महिलाओं में, तो वहाँ आप कहेंगे कि टैक्स स्लैब हम 4 लाख तक ले जाएं तो एक फ़ायदा है, एक लाभ है, लगता है कि हाँ हकीकत में हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जहाँ तक शिक्षा और सुरक्षा की बात हुई, तो मुझे लगता है कि शिक्षित हर एक महिला चाहती है, लेकिन जब हायर स्टडीज करना चाहती है और परिवार में लोन्स नहीं मिलते हैं, तो एजुकेशनल लोन्स के लिए भी एक सर्टेन काइंड ऑफ इंसेंटिव महिलाओं के लिए होना चाहिए। सुरक्षा तो हम सब ने चर्चा की है कि जहां गवर्नमेंट कहें कि एक और बात जहन में आती है शाइना, शायद इससे भी आप इत्तेफाक रखती होंगी, अभी जिसका जिक्र रंजना जी ने किया कि वो जो एलोकेशन होता है उसमें भी ये 20-80 का रेशियो होता है, 20% महिला और 80% ये महिला और बाल, इस विकास को क्या जोड़ के ही देखा जाएगा? ये बेहतर नहीं होगा कि इसको अलग अलग तरीके से इनके लिए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए? रंजना जी, बिल्कुल अलग जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि महिला के लिए बिल्कुल अलग मंत्रालय बनाने की जरूरत है, बच्चों के लिए बिल्कुल अलग मंत्रालय बनाने की जरूरत है। और आज तक आप देख लीजिए, इतने साल आजादी के बाद भी महिला मंत्रालय स्टेट मिनिस्टर का ही दर्जा रहता है, भले ही उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि एक अलग से सांकेतिक ढंग से उस पूरी योजना को महिला विभाग बना नहीं पाता है, और ज्यादातर ये दिखा दिया जाता है कि इतना सारा पैसा, और ज्यादातर ICDS का पैसा है। अगर आप बजट को ब्रेक करके देखें तो ज्यादातर पैसा ICDS में जाता है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, 4 मूल मुद्दे हैं इस समय महिला के स्वास्थ्य का, जननी सुरक्षा का, क्योंकि दुनिया में जब जो इस समय हमारा पूरा ये बना कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चा जन्मते समय भारत में माताएं मरती हैं, तो उस समय ये पूरी दुनिया के MDG में ये बात आई, और फिर हम लोग उसमें फिर फेल हो गए क्योंकि हमने वहां खर्चा नहीं किया। शिक्षा में देखिए, हर तीसरी लड़की अभी भी स्कूल में नहीं है। इसके बजाय कि हम लोग सीधी तौर पर लड़कियों की शिक्षा में खर्च करते, हम लोगों ने एक जनरल सी स्कीम बना दी, और उस स्कीम के चलते आज भी
लड़कियों तक शिक्षा नहीं पहुंची है। एक छोटी सी बात है, लड़कियां स्कूल नहीं जाती है मिडिल लेवल पे क्योंकि वहां पर टॉयलेट नहीं है स्कूल के अंदर। अब आप बताइए, इतना तो हम कर ही सकते थे ना कि लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाने के लिए। ये इसमें ऐसा लग रहा है अनुराग कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए बड़े बड़े जार्गन की, बड़े सारी बातों की, और ऐसा जिसमें कोई किसी बड़ी चीज को मूव करके कहीं और ले जाना है उसकी जरूरत नहीं है। कहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस, कहीं थोड़ी सी सदाशयता और कमिटमेंट इसके लिए कि इनकी स्थिति अपलिफ्ट हो, बस उसी से काम चल जाने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होने की जरूरत है। और ये 50% वाला जो 30% वाला आप बात कह रहे हैं, ये वाकई मेरी समझ के परे है। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इन सब चीजों को आगे लाने के लिए एक महिला को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इससे हम ये समझ सकते हैं जो अनुभा कह रही हैं कि जब तक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, मतलब ये जो कहा जा रहा है कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एम्पावर किए जाने की जरूरत है, ये दो हिस्से अपने आप एम्पावर हो जाएंगे अगर पॉलिटिकली एम्पावर हो जाएं महिलाएं। तो इसके लिए क्या, आपने देखा ही महिला रिजर्वेशन बिल का क्या होता है। एक ब्रेक के बाद चर्चा आगे जारी। नहीं रह गया ना, क्योंकि साल भर सब कुछ बढ़ता रहता है। आने वाले बजट में हमें उम्मीद है कि जो इनकम टैक्स में रिबेट है वो बढ़ेगी, स्पेशली फॉर वुमेन, एंड जो एज फार एज द प्राइसेस आर कंसर्न्ड उसमें भी सरकार कुछ करेगी। इनकम टैक्स हमारे लिए बहुत वो होती है, क्योंकि जितना पैसा नहीं मिलता उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, यही है ना। तो उसके लिए बजट में ठीक 5 लाख तक वो होने से चाहिए। बजट की अगर हम बात करें 2013 की, तो महिलाओं को अपेक्षा ये है कि महंगाई कम हो। सबसे पहली बात, चीज़ों को हम थोड़ा सा कंट्रोल पे रखें, बल्कि हम सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि शायद वो कुछ बेहतर लेकर आए, जिससे सबसे पहले महिलाओं को इस बार कुछ आश्वासन नहीं, फायदा पहुँचे। तो चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, और हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट बजट आए वो महिलाओं को मद्देनजर रख के उसे आगे बढ़ाया जाए। जो भी महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उनमें चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, उनका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। और एक जो हम बार बार ये मांग रखते हैं कि जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो महिलाएं हैं, जैसे लेबर क्लास है, उनके लिए एक विशेष मातृत्व भत्ता कम से कम 6 माह के लिए। प्रभाव 2013 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या राजनीतिक रूप से महिलाओं को और सक्षम बनाकर हम बाकी क्षेत्रों में भी महिलाओं की बेहतरी सुनिश्चित कर सकते हैं, उनके एम्पावरमेंट के हिसाब से। कविता कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका। ये एम्पावरमेंट, जेंडर बजटिंग, इस संदर्भ में आप क्या समझती हैं, कौन से वो प्रोविजंस हैं जो वाकई कारगर होंगे? देखिए, पहला तो ये कि जो महिलाओं को लेकर के हिंसा की जो बात हो रही है, उससे निपटारा करने के लिए बजट में हम क्या देखना चाहते हैं। उसमें साफ बात है कि सरकार इस बार क्या सेफ हाउसेस फॉर विमेन पर, जहां पर वो घरेलू हिंसा फेस करती है उनके लिए सेफ हाउस, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के वाकई में वो सिर्फ एक्ट ही न रह जाए, बल्कि उनको उनके पास कोई वाकई की सुरक्षा हो। या जो रेप क्राइसिस सेंटर की बात जस्टिस वर्मा रिपोर्ट में है, चाहे उसमें जो केसेस स्पीडीली उनकी सुनवाई हो, इसके लिए ज़्यादा जज, ज़्यादा कोर्ट की ज़रूरत है, चाहे फोरेंसिक जांच की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये हुआ महिलाओं को लेकर के हिंसा रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिस पर हम खर्चा देखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल उठाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती हैं। आपके पास आशा वाली स्कीम है, आंगनवाड़ी स्कीम है, लेकिन वाकई में महिलाओं पर या इवन बच्चों को के स्वास्थ्य पर सरकारी खर्चा जो है वो बेहद कम है। आप जो महिलाएं यहाँ काम कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, उनको आप ऑनरेरियम मात्र दे रहे हैं, आप इंसेंटिव दे रहे हैं, आप कोई सैलरी दे नहीं रहे, प्लस आप उनकी ट्रेनिंग के लिए, चाहे उस पूरे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह का खर्चा दिखना चाहिए महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, हर देयर शुड बी अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होनी चाहिए विद फुल इक्विपमेंट, खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देखने लायक एक इक्विप्ड हेल्थ सेंटर होनी चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। तो हम तो मानते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी की बात है, वो जेंडर बजटिंग जैसे शब्द इस्तेमाल करें ना करें ये मैं नहीं देखूंगी जब मैं बजट देखूंगी। अभी तक तो इसको लेकर रंजना जी बस लोगों का ख्याल ये रहा कि एक
स्टैंप ड्यूटी में जो छूट मिलती है, अगर महिला के नाम पर रजिस्ट्री हो तो उसमें खास छूट मिल जाती है, एक वो, और दूसरे इनकम टैक्स में पहले वो प्रोविजन था वो भी हटा दिया गया कि वो 20,000 का गैप हुआ करता था, वो भी हटाकर 2 लाख एक जैसा। ये आप समझते हैं कि कम से कम इसी को कायम रहने दिया जाता, या इस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाता, उसको भी हटा क्यों दिया गया? नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि एक तरफ से दे तो नहीं रहे हैं लेकिन लेते चले जा रहे हैं वापस। तो पता नहीं पिछले सेगमेंट की मेरी बात आप तक गई कि नहीं गई, क्योंकि मैं उस समय शायद लाइन कट गई थी फोन की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो जॉइंट ड्यूटी में जो जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी का होता था तो जो टैक्स कम हुआ तो उससे महिलाओं के नाम से लोग प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने लग गए। तो उससे महिलाओं को थोड़ा ये फायदा हो कि संपत्ति में हक तो मिलता नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने कुछ न कुछ उनके हाथ में आता था। तो अब वो उसको जारी रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज में सबसे जरूरी कि देखिए, अभी मैं पिछले सेगमेंट में शायद स्वास्थ्य और महिलाओं की जो खास तौर से बच्चा जनते समय जो सबसे ज्यादा महिलाएं हिंदुस्तान में मर रही है, तो हम MDG में भी फेल हो गए, मैंने बताया आपको। तो जो सबसे जरूरी है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में 1158 करोड़ रुपए का एक पैसे का डिटेल बना के हम लोगों ने सरकार के हाथ में दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, ताकि जो कानून बना था, कानून तो बना देते हैं फटाफट, अब इतनी बड़ी कानून के लिए वर्मा कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे, आप वो ढांचा नहीं खड़ा करेंगे जिससे कि कानून इंप्लीमेंट हो सके, तो फायदा नहीं खाली कानून बनाना। शाइना, आपको ऐसा भी लगता है, शाइना का भी आइए नजरिया लें, ये तमाम बातें, ये तो एक तो ये हुआ कि आपने जो प्रावधान लाए, जो नीतियां लागू की, उसका फायदा कितना पहुंचा उस हिसाब से, लेकिन उसका भी फायदा, इसको भी सेग्रीगेट करें अगर, तो वो जो सीमांत महिलाएं हैं, दूरदराज की और जो वीकर सेक्शन कहलाता है वहां की जो महिलाएं हैं, उन तक ये फायदा क्या पहुंच पाता है? अगर पहुंच पाता है तो वो अंश में, डिग्री में कितना होता होगा शाइना? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो महिलाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो रंजना जी ने एक पॉइंट रेज किया बिल्कुल सही है कि अकाउंटेबिलिटी की जो बजटरी एलोकेशन है, वो पैसा आप किस ढंग से स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज इस देश में सरकार के ऊपर थोड़ा भी भरोसा है। आप देखते हैं कि लाखों करोड़ के स्कैम्स, जहां लाखों करोड़ की बातचीत होती है और वो टोटली अनअकाउंटेबल है, वो पैसा कहाँ गया है। यहाँ एक बजट जो एलोकेशन है, इसके लिए ऑडिटिंग की और मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है राजेश जी, क्या किया जाता है इस संदर्भ में? सिर्फ ये कहना कि आप महिला, ठीक है, आपकी जो बात है नटशेल में हम समझ गए, राजेश जी की भी बात ले लीजिए। देखिए, ये सारी समस्या है कि हमारे यहाँ सब लोग इस बात एलोकेशन हो गया उसके बाद फ्री हो जाते हैं कि भाई सरकार ने कर दिया, पैसा आ गया, बहुत बढ़िया कदम कर दिया। मुद्दा ये है कि जब डिसीजन मेकिंग हो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या है, जब वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या है, और जब ऑडिट होता है, आपने पैसा भी दे दिया, खर्च भी हो गया, लेकिन वो सही हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है। आउटकम का भी इवैल्यूएशन होता है, वहाँ पे भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी तो ये महिला उन्मुखी जो बजट की बात है, राजेश जी का कहना है कि जब तक रिप्रेजेंटेशन, उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं होगा, तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। कविता जी, अलका जी भी कुछ कहना चाह रही है, उस पर आते हैं जी। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सरकार कहती है कि हमारे पास तो फंड स्ट्रैप्ड है, हम लोग, हमारे पास फंड नहीं है। मैं कह रही हूँ हर बजट में देखा जाता है कि 5 लाख करोड़ के आसपास आप जो है टैक्स गिवअवेज में बहुत ही जो अमीर लोग हैं, चाहे बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, आप उनको हर बजट में लगभग गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस गिफ्ट के बजाय कम से कम इस बार अगर आप खर्चा करते हैं, अगर आप इस पर करते हैं कि महिलाओं को हम प्रायोरिटी बना रहे हैं और इस पर हम खर्चा करेंगे, मुझे लगता है कि ये चीज हम इस बजट में देखना चाहेंगे और इंतजार करेंगे। नहीं, देखिए, इस बजट में मैं वही कह रही हूँ, कम से कम हम सबकी एक सहमति है कि ये जो जेंडर बजटिंग है वो होनी चाहिए। और जब हम अभी तक हमारा समाज जो है वो जेंडर बाइज्ड है, अभी भी भेदभाव है, तो बिल्कुल इस तरह के बजट से बहुत, और खासतौर से जैसा हम चर्चा कर रहे हैं प्रोसेस में अगर रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का भी नहीं होगा तो ये बायसनेस तो वहां भी
कायम रहेगी। नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन अब होगा कैसे, पहले तो ये बात है, क्योंकि हम बिल्कुल अभी अगर इस बजट की बात करें तो 28 तारीख को ये पेश हो रहा है और इस समय हम भागीदारी से ज्यादा मुझे लगता है कि हम अपनी आवाज पहुंचा सकें कि भागीदारी अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन उसमें हमें हिस्सा हमारा ज्यादा मिल जाए। खासतौर से सुरक्षा से जुड़े हुए सबसे बड़ा प्रश्न है कि महिलाएं अभी तक गंभीर थी अपने चूल्हे चौके और रसोई को लेकर, अभी ऐसा नहीं उसको लेकर चिंतित नहीं है, पर उससे एक कदम आगे बढ़कर वो बाहर निकलकर अपनी सुरक्षा को भी लेकर जो है वो चिंतित है कि मेरी सुरक्षा को लेकर कितना जो है बजट में पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी हमारे बहुत से श्रोताओं ने जो कार्यक्रम में कहा, मुझे मालूम है 2010, 11, 12 का बजट और अभी के 13 के बजट में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। इसमें कोई नहीं, एक इम्तिहान है, मैं इम्तिहान के तौर पर इस सरकार के बजट को देख रही हूँ, क्योंकि 14 में चुनाव खड़ा हुआ है। अगर इस बजट में सरकार पास हो जाती है तो बिल्कुल 2014 का चुनाव। अनुभव, ये जो बात कही गई चूल्हा चौका, इससे बढ़कर अब दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए कंसर्न उस हिसाब से बजटिंग के हिसाब से बढ़ रहा है। ये अभी राजेश जी से चर्चा हो रही थी इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान, उन्होंने कहा कि इसको भी, जो महिलाओं का घर वाला रोल है वो भी एक बड़ा रोल है, क्या इसको केयर इकोनॉमी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। देखिए, आज महिला बेशक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पर जब घर की बात आती है, चूल्हे चौके की बात आती है, तो वो महिला के ऊपर ही आता है। तो ये बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहिए। और एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी, टैक्सेस का जो रिबेट आप देते हैं महिलाओं को, उसमें क्यों ना महिलाओं पे जो डिपेंडेंट हैं उनको उस तरह से रख के उनको ज्यादा रिबेट देना चाहिए, इस बात को भी शामिल किया जाना चाहिए। टैक्स रिबेट एक बड़ी अहम मांग। और आइए अब ये देखें कि ओवरऑल 3-4 बड़ी विशेष क्या हैं, वो जिसको एक वित्त मंत्री जी के पास महिलाओं की विश लिस्ट के तौर पर हम पहुंचा सकते हैं। रंजना कुमारी जी से शुरुआत करें। रंजना जी। नहीं, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात राजेश जी ने कही कि जेंडर ऑडिट कहाँ होता है। अगर आप खर्चा दे भी देते हैं तो उस पैसे को महिला तक पहुंचाया गया कि नहीं, उनको लाभ कैसा मिला, क्या नहीं मिला। इतने साल से 2005 से लेके आज तक कोई जेंडर ऑडिट हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात ये प्रतिनिधित्व की बात, अलका जी ने कहा कि हमें अपनी बात पहुंचानी है उन तक, बहुत अच्छी बात है, हम पहुंचाना भी चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पिछले 3 महीने से लगातार महिला संगठन वित्त मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि नवंबर से अक्टूबर से डिस्कशन शुरू हो जाती है। नवंबर में सबसे वो मिलते हैं, वो उद्योगपतियों से मिलते हैं, वो मजदूर संगठनों से मिलते हैं, किसान संगठनों से भी मिलते हैं, लेकिन महिला संगठनों से वो नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब ना संसद में हमारा तो अभी तक आपको वक्त भी नहीं मिला है, और हम कम से कम अलका जी से ये कह सकते हैं कि अलका जी मिलने का, कृष्णा तीरथ जी और महिला आयोग की जो हमारी सदस्य, दोनों ने मंत्रालय में वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब से मिलकर हम सबकी जो चिंताएं हैं या उम्मीदें हैं उनको रखा है। लेकिन उन तक चिंताएं अभी पहुंची कहां है? इवन की नहीं देखिए, मैं आ रहे शाइना जी, 4-5 अहम बातें जो आप इस बजट में चाहती है महिलाओं के लिए हो। बात नहीं पहुंची होगी। एक महिला पेय रखनी चाहिए। नहीं, महिला सबसे पहले सब्सिडीज 12 एलपीजी गैस सिलेंडर्स पे, क्योंकि उससे डायरेक्टली फायदा होता है। दूसरी बात, टैक्स एग्जेम्पशन प्लीज बढ़ाइए, 4 लाख तक कीजिए, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक इंसेंटिव मिले। और तीसरी बात, हर एक महिला चाहती है कि उनका एक घर, एक ड्रीम होम हो, तो 3.5 लाख का मुझे लगता है एग्जेम्पशन होना ही चाहिए होम लोन्स पे। ये मुझे लगता है कि डायरेक्ट हर एक महिला के जिंदगी में फर्क पड़ेगा। और दूसरे तरफ आप देखने जाओ तो मुझे लगता है कि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ ये कहना कि हमने प्राइमरी एजुकेशन दिया, आप स्कूल तक कैसे पहुंचे, आप वापस कैसे पहुंच रहे हैं, आपके वहां टॉयलेट के फैसिलिटीज, आपके भोजन की जो फैसिलिटीज है, मुझे लगता है तभी ये देश प्रगति की ओर चलेगा। एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। कविता जी को जोड़ेंगे आप इसमें? मैंने जितनी बातें कही महिलाओं से हिंसा रिलेटेड, उसमें एक और बात मैं जोड़ूंगी जो बहुत जरूरी है। महिलाओं जो कि सर्वाइवर हैं हिंसा की, उनके लिए रिहैबिलिटेशन की और कॉम्पेंसेशन की, सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं, वाकई में एक रियल रिहैबिलिटेशन के लिए उसके लिए कोश होनी चाहिए और उसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। बाकी मैं जोर दे करके ये कहूंगी कि अगर आपने सेफ हाउसेस जैसी जगह होमलेस महिलाओं के लिए और घरेलू हिंसा फेस करने वाली महिलाओं के लिए नहीं बनाया, तो एक तरह से आप जितना भी कह दें कि घरेलू हिंसा के लिए हमने कानून बना दिया, वो खोखला रह जाएगा। इसको आप गवर्नमेंट अभी तक बैक नहीं की है अपनी बातों को अपने पैसे के साथ, बजट के साथ। दूसरी कविता जी, लिटरेसी के मामले में हम सुनते हैं बातें, लेकिन अवेयरनेस के हिसाब से, लोगों को सेंसिटाइज करने के हिसाब से क्या हुआ है? नहीं, सेंसिटाइज करने के हिसाब से देखिए, मैंने सेंसिटाइजेशन के लिए मैं कहूंगी कि सेंसिटाइजेशन के लिए खर्चा वो बाद की चीज है। पहले तो ये कि महिलाओं से की जो बराबरी है, अगर उनको सचमुच बराबरी देना है, आमतौर पे आप बजट में सुनेंगे कि अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप,
सेल्फ हेल्प ग्रुप ये कोई रास्ता नहीं है। हम कहेंगे कि महिलाओं के लिए अगर लोन की भी बात है तो आप इंस्टीट्यूशनल लोन दें, इसके लिए आप बनाइए रास्ता, तब जाकर के हम बात सुनेंगे। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप सब जानते हैं, वो महिलाओं को अच्छे डेटर के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि महिलाएं गांव से शहर तक भाग नहीं सकती और इसीलिए वो बढ़िया मतलब उनको लोन देने में सुविधा है क्योंकि वो तो भाग नहीं सकती और ये प्रेशर ज्यादा महसूस करती हैं वगैरह वगैरह। ये कहीं से कोई एम्पावरमेंट नहीं है, इसीलिए ये हम सुनना नहीं चाहते इस बार कि हमने एम्पावरमेंट कर दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। अनुभा जी। जी हाँ, देखिए सुरक्षा का मामला मेरे नजरिए में अभी तक बहुत बड़ा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या बाहर की हो, तो उसके लिए ज्यादा एलोकेशन बजट का होना चाहिए और शिक्षा, सेहत, ये दोनों तो बातें हैं ही हैं साथ में। जी अलका जी। नहीं, मेरा भी वही, सुरक्षा हम सबकी आज सबसे बड़ी चिंता का कारण है। मुझे लगता है 33% महिलाओं की पुलिस, महिला की भर्ती की बात हो रही है और उनके महिला थानों की बात हो रही है, जिस तरह का महिला पुलिस सुरक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की बात हो रही है, मैं उम्मीद करती हूँ उसे बिल्कुल प्राथमिकता और गंभीरता से लेकर इस बजट में खास ऐसा दिया जाए। खासतौर से महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण की अभी भी शिकार है, उनको किस तरीके से इस बजट में हम ज्यादा से ज्यादा धन देकर फायदा पहुंचा सकते हैं स्वास्थ्य योजनाओं के तहत। और शौचालय भी मैं कहूंगी महिलाओं के लिए कम से कम, क्योंकि बहुत सी रेप की घटनाओं में यह आता है कि शौचालय सबसे बड़ा एक कारण कई बार देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है इस बजट में इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़े मुद्दे सुरक्षा से हैं उसको गंभीरता से लेकर जो है देखा जाएगा। वैसे अलका जी, आपके पास फीलर्स क्या हैं? क्या इस बार खासतौर से दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके बाद एक बड़ा ह्यू एंड क्राई देखने को मिला था, क्या ऐसे फीलर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कि हाँ इस बार एक पुख्ता प्रोविजन इस लिहाज से बजट में भी देखने को मिलेगा? मेरे को बिल्कुल ये उम्मीद है कि इस बार का जब बजट पेश किया जाएगा उसमें हमें खुद खास तौर से ये देखने को मिलेगा कि ये जो घटनाएं पिछले टाइम में जिसने पूरे देश को हिलाया है, इस बजट को बनाते वक्त उसको बिल्कुल गंभीरता से चिंता में रखते हुए बजट को बनाया गया होगा। और आखिरी बार चलते चलते राजेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि योजना आयोग में इन सब बातों को लेकर कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती होगी और इसके लिए कारगर योजनाओं को बनाने के लिहाज से क्या काम होता होगा? देखिए, पेपर वर्क ज़्यादा है वहाँ और उसका जो आउटकम है या तो लिमिटेड है या कुछ भी नहीं है। तमाम जो जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 6ठी 7वीं से ये सब चर्चा शुरू हो गई थी महिला एम्पावरमेंट की, लेकिन उसका आउटकम आज पूरा देखें तो वही आंकड़े हैं जो आज से 20 साल पहले थे। कोई फर्क नहीं आया है जन्म दर को लेके, बच्चियों की जन्म दर को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके और खास तौर से जो लड़कियां उनके ड्रॉप आउट को लेके। तो मैं तो बजट के लिए ये देख रहा हूं कि ऐसा कोई बजट या डेवलपमेंट प्रक्रिया नहीं होना चाहिए जिसमें महिलाओं की प्रतिभागिता या उनको प्रतिफल नहीं मिले। यदि ऐसा विकास और बजट प्रक्रिया लगातार चलती है तो मुझे लगता है जो आप घटनाएं देख रहे हैं, इतना इसमें शोर हुआ, वो बढ़ता जाएगा और ये खतरनाक डेवलपमेंट होगा जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी ना, उन्हें प्रतिफल नहीं मिले। और एक सेकंड, रंजना कुमारी जी, अगर वक्त नहीं मिल रहा है आप लोगों को मिलने का तो हम अलका जी से कह सकते हैं कि आपको मदद करें और आपके लिए। रंजना जी को माफी चाहूंगी, मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर मैं रंजना जी को ये कह रही हूँ कि आपकी बात अगर आप वित्त मंत्री को नहीं पहुंचा पा रही है तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है आपके लिए महिला विकास मंत्रालय कृष्णा तीरथ जी को मिलना, फिर भी कुछ होगा। मेरी जो आइए वो भी तो वो कह रही है कुछ। रंजना जी, ये तो कहीं से बात नहीं है, बात यह है कि कृष्णा तीरथ जी देखिए, हमारे साथ महिलाओं का तो मेरी छोटी बहन की तरह नहीं, आप भारत की वो महिला विकास मंत्री है, अगर आपको लगता है आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रही लेकिन आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है और उनका बनता है जिम्मेदारी, महिला विकास मंत्री से नहीं मिलेंगी। नहीं, रंजना जी को जरूरत नहीं है, किसी महिला को जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं कहूंगी अगर रंजना जी मुझसे उम्मीद करती है तो बिल्कुल पी चिदम्बरम साहब से मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि रंजना जी और कविता जी, हम सब का समय हो और जाकर आपकी बात को पहुंचाया जाए ताकि आपको ये लगे जब बजट पेश हो कि हमारी बात को भी उसमें रखा या सुना गया है। इसके लिए हम भी आपके खास तौर से आभारी रहेंगे अलका जी। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब समाप्ति से पहले मेल, अभिनव हमारे एक दर्शक हैं, उनका मेल वित्त मंत्री जी से वो गुजारिश करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किए जाएं क्योंकि सारी चीजें वहीं से महंगी होनी शुरू होती हैं और इस ऑब्जर्वेशन में दम है, तमाम विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। प्रदीप और विशाल विश्नोई लिखते हैं कि फसल की कम कीमत मिलने के कारण किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ऊपर से सरकार डीजल और खाद महंगी कर उनके लिए परेशानी पैदा कर रही है और इस तरीके से दोहरी मार वो झेल रहे हैं। एक तरफ उनको महंगाई से जूझना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उनकी फसल के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। दिल्ली से आरडी त्यागी लिखते हैं कि किसानों पर टैक्स लगाने से पहले ये सोचना होगा कि उनके अकाउंट बुक्स कैसे लिखे जाएंगे जिससे ये पता चले कि वो कितने फायदे या नुकसान में है। प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं से होने वाले किसानों के घाटे की सच्चाई की जांच कौन करेगा और पिछले 65 सालों में ब्याज माफी के अलावा किसानों के लिए क्या किया गया। और हकीकत तो यह है त्यागी साहब कि उस ब्याज माफी में भी पिछले दिनों जो हुई थी उसमें भी
घोटाले के इशारे मिल रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमें लिखते रहने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग और स्नेह हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अगर आपके जहन में कुछ है बजट के संदर्भ में हम तक पहुंचाने के लिए और आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री उसे सुने, उन्हें उन बातों को सुने, तो आप हम तक पहुंचा दें। ये रहा हमारा ईमेल पता। और चलते चलते कभी मोइन शादाब की ये पंक्तियां। सारा रहनुमाओं के तो घर भर जाते हैं, सारे बोझ गरीबों के सर जाते हैं। होती हैं बस दाम बढ़ाने की बातें, सरकारी ऐलान से सब डर जाते हैं। सरकारी ऐलान से सब डर जाते हैं। हर दिन जिंदा रहने में है खर्च बहुत, आओ चलो एक दो दिन को मर जाते हैं।